So today we will be starting with our next chapter, which is selection and evolution. One of the most interesting chapters in A2 biology. I really love it. अच्छा जी, हमारे पास क्या कहते हैं सिलेक्शन एंड एवोल्यूशन को अंडरस्टैंड करने से पहले देयर आर सम थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. One of which is variation. We are familiar with the term variation because we've just studied inheritance. एंड इनहेरिटेड चेंज में हमने बात की थी कि किस तरह से हमारे पास डिफरेंट वेराइटी ऑफ फिनोटाइप जो है वो आ रही होती है, किस तरह से डिफरेंट वैरायटी ऑफ जीनोटाइप आ रही होती है. तो हमारे पास क्या कहती हैं variation is basically one of the most significant concepts upon which the entire theory of selection and evolution is based upon. Yes, Ahmed, it would be a part of inheritance worksheet. अच्छा, now variation की हम जब बात करते हैं what we think is कि हमारे पास अगर जीनोटाइप वेरी कर रहा है, यानी कि हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ जीनोटाइप्स हैं, सो दैट वुड रिजल्ट इनटू डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ फिनोटाइप एज वेल. तो हम वेरिएशन की बात करते हैं इन अ स्पीशी, यानी कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इतनी वेराइटी क्यों है, तो उसकी एक कॉज जो होती है वेरिएशन की, वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास जेनेटिक वेरिएशन होती है. कि हमारे पास जो जेनेटिक्स है, हमारे हमारे पास जो हमारा जीनोटाइप है, हमारा जीनोम है, वो विद इन स्पीशीज बहुत डिफरेंट है. यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो ह्यूमंस को हु आर नॉट रिलेटेड टू वन अनदर, उनको आपस में देखें, सो विजिबली हमें वो डिफरेंट नजर आ रहे होंगे. एंड इवन इफ वी मेक टू सिबलिंग्स सिट टुगेदर हु आर नॉट आइडेंटिकल ट्विन्स बट वो हैं सिबलिंग्स, दे शेयर द सेम पेरेंट्स, हम क्लियरली देख सकते हैं कि उनमें ऑल्दो थोड़ी बहुत शायद सिमिलैरिटीज हो, बट विजिबली दे आर डिफरेंट इंडिविजुअल्स. उनके पास फिनोटिपिकली कोई ना कोई जो ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स हैं वो बहुत डिस्टिंक्ट होंगे, बहुत डिफरेंट होंगे एक दूसरे से. सो द क्वेश्चन इज, ये जेनेटिक वेरिएशन जो है वो एग्जिस्ट क्यों करती है, वो कहाँ से आ रही होती है. So again, we are familiar with these terms. It's more of like a recap and a transition from inheritance to this chapter. हमारे पास जो वेरिएशन आ रही होती है उसकी जो सबसे बड़ी वजह होती है वो हम म्यूसिस में देख रहे होते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे पास सबसे पहले वी हैव इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. कि हमारे पास जब म्यूसिस वन हो रहा होता है और उसमें हमारे पास जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में सेपरेट होने वाले होते हैं, तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे होते हैं ऑन द मेटाफेज प्लेट, जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट वेराइटी ऑफ गमीट्स बन रहे होते हैं. एक क्रोमोसोम एक गमीट में जा रहा होगा, दूसरा क्रोमोसोम दूसरा गमीट में जा रहा होगा. एंड इफ बोथ द क्रोमोसोम्स हैव डिफरेंट एलील, फॉर एग्जांपल ये वाला जो क्रोमोसोम था इसके पास डोमिनेंट एलील है, और जो दूसरा क्रोमोसोम है इसी का होमोलोगस पार्टनर उसके पास रिसेसिव एलील है, तो एक गमीट के पास हमारी डोमिनेंट कॉपी है एक जीन की, और दूसरे क्रोमोसोम के पास एक रिसेसिव कॉपी है उसी जीन की. सो हमारे पास ये दोनों इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, एक गमीट ये बनेगा एक गमीट ये बनेगा. सो हमारे पास गमीट्स में वैरायटी क्यों आ रही होती है, इसलिए आ रही होती है बिकॉज हमारे पास जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं दे इंडिपेंडेंटली असॉर्ट ड्यूरिंग म्यूसिस वन. फिर हमारे पास अगेन जब हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात करें क्रॉसिंग ओवर हो जाती है. क्रॉसिंग ओवर से हमारे पास न्यू कॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेंट गमीट्स बन रहे होते हैं, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो एलील्स ऑफ वन क्रोमोसोम है दे कैन बी एक्सचेंज्ड विद अनदर क्रोमोसोम, गिविंग राइज टू अ न्यू पॉसिबिलिटी. फिर हमारे पास जो ये गमीट्स बन रहे होते हैं ये रैंडमली फर्टिलाइज कर रहे होते हैं, रैंडमली फ्यूज कर रहे होते हैं. यानी मदर के एक गमीट, अगर हमारे पास थाउजेंड ऑफ स्पर्म्स आर पेनिट्रेटेड टू अ मदर्स फेलोपियन, हमारे पास ओनली वन गमीट वन स्पर्म हैज द एबिलिटी टू फ्यूज विद द एग सेल. एंड हमारे पास इफ अ फीमेल इज बोर्न विद 50,000 सॉरी 5,000 और समथिंग सेल्स, कौन से सेल एवरी मंथ निकलेगा, अगेन दैट इज अ रैंडम प्रोसेस. तो हमारे पास जो रैंडम फर्टिलाइजेशन है that also gives rise to genetic variation. फिर हमारे पास random mating. Now, how is random mating and random fertilization different? Now, for example, हमारे पास there is a female parent and let's say इसका जो genotype है that is heterozygous for a trait. Now, हमारे पास क्या कहते हैं, there are two male parents or two male species
Now, one male species is homozygous dominant, one male species is homozygous recessive. Now, हमारे पास जब ऑर्गेनिजम्स मेट कर रहे होते हैं, हमारे पास एनिमल्स की अगर बात करें, ह्यूमंस की बात करें, वी डोंट नो कि सामने वाले इंसान का जीनोटाइप क्या है. So we the process of mating is very random. रैंडम मेटिंग का मतलब ये है दैट यू डू नॉट नो कि आपका जो मेट है उसका जीनोटाइप क्या है, और यू आर अनअवेयर कि आपके पास आपके कौन से क्या कहते हैं जीन्स पास डाउन होंगे आपके ऑफस्प्रिंग में, और उस सामने वाले बंदे के कौन से genes passed down होंगे in your offspring. So जो mating का process है, जो process of selecting a partner है, process of selecting a mate है, that is a very random event. That is not something that you know कि इस partner से ये वाले gene आएंगे, इस mate से ये gene आएगा, तो हमारी offspring में ये gene होगा. That doesn't happen. Mating is a very random process. So random mating का मतलब ये है कि individuals with different genotypes have equal chance to mate with an opposite sex parent which can have any other random genotype. So जो mating का भी process है that is also random. फिर हमारे पास अगर for example this female decides to mate with the recessive male parent, इसके कौन से गमीट्स बनेंगे, इसके डोमिनेंट गमीट बनेंगे, इसके क्या कहते हैं रिसेसिव गमीट बना. अब ये हमारे पास ऊपर वाली चीज मैंने मेंशन किया, दिस इज बेसिकली रैंडम मेटिंग. चूजिंग ऑफ अ सेक्सुअल पार्टनर इज अ रैंडम प्रोसेस. ठीक है. फिर उसके बाद हमारे पास उस पार्टनर के कौन से गमीट्स क्या कहते हैं फ्यूज करेंगे, दैट फ्यूजन दैट फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो अ रैंडम प्रोसेस. लाइकलीहुड है कि हमारे पास फीमेल का जो डोमिनेंट गमीट वाला सेल है वो फ्यूज कर जाए मेल के रिसेसिव के साथ, या फिर फीमेल का रिसेसिव वाला गमीट मेट कर जाए मेल के रिसेसिव गमीट के साथ. ये प्रोसेस आपका रैंडम फर्टिलाइजेशन है और रैंडम फ्यूजन ऑफ गमीट्स. So, is random mating and random fusion clear? Any questions about it? Okay. Now, हमारे पास GMR. Okay, I'll repeat. Random fusion नहीं समझ आई. अच्छा, random fusion नहीं समझ आई. I'll explain. Random fusion is actually random fertilization. Same thing. ठीक है. Random fertilization को हम random fusion भी बुलाते हैं. Fusion of gametes. ठीक है. It's the same thing. अगर नाम से confuse हो रहे हो तो random fertilization is same as random fusion. ठीक है. They are synonymous terms. Now, हमारे पास हम एक ऐसा पेरेंट लेते हैं जिससे फॉर एग्जांपल हम एक डाइहाइब्रिड का केस लेते हैं. ठीक है. हमारे पास ए कैपिटल ए स्मॉल ए, बी कैपिटल बी स्मॉल बी. अब इसके कौन से गमीट्स बन सकते हैं, इसके गमीट्स चार किस्म के बन सकते हैं. ए बी, ए बी कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए सॉरी स्मॉल बी स्मॉल ए. ये हमारे पास चार गमीट्स बन सकते हैं. और दूसरा पेरेंट हमारे पास कोई सा भी ले लेते हैं. चलो हम रिसेसिव एक पेरेंट ले लेते हैं, ए ए बी बी, तो इसके ए की जैसे वैसे गमीट्स बनेंगे ए बी. ठीक है. अब हमारे पास लेट्स से क्या हमारे पास हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस ए बी के साथ जो हमारे पास रिसेसिव पेरेंट है उसके साथ जो दूसरा गमीट आकर फ्यूज करेगा वो इन चारों में से कौन सा है. क्या आप डिसाइड कर सकते हो, ये क्या हमें पता होता है? डू वी नो दिस? इज इट समथिंग दैट वी कैन कंट्रोल? वी कैन नॉट कंट्रोल. each gamete has equal chance and that chance is a very random chance. ये नेचर में रैंडमली हो रहा है. वी आर नॉट डिसाइडिंग कि हमारे पास कौन से गमीट जाके दूसरे पेरेंट के गमीट के साथ फ्यूज करेगा या फर्टिलाइज करेगा. सो बिकॉज इट इज द फ्यूजन ऑफ गमीट्स, द फर्टिलाइजेशन वाला जो प्रोसेस है वो बहुत रैंडम है, वो हम कंट्रोल नहीं कर रहे होते, वो नेचर में हो रहा होता है. ठीक है. वो हमारे पास क्या कहते हैं, ये वाला भी हमारे पास ऑफस्प्रिंग बनने का इक्वल चांस है, ये वाली फ्यूजन होने का भी चांस है, ये वाली फ्यूजन का भी रैंडम चांस है, ये वाली फ्यूजन का भी रैंडम चांस है. कौन से गमीट फ्यूज करेगा ये हमें नहीं पता. इट इज अ रैंडम प्रोसेस, इट इज नॉट अ कंट्रोल्ड प्रोसेस. दिस इज बेसिकली रैंडम फर्टिलाइजेशन. ठीक है. क्लियर हो गया? वेट. अच्छा, हमारे पास जो ये चारों आपके मैंने मेथड्स लिखे हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्रॉसिंग ओवर, रैंडम फर्टिलाइजेशन, रैंडम मेटिंग, इन चारों में हमारे पास रीशफलिंग ऑफ एलील्स होती है. इन चारों में क्या हो रहा होता है,
हमारे पास न्यू कॉम्बिनेशंस, या चलो न्यू कॉम्बिनेशंस कंफ्यूजिंग हो जाएगा, रीशफलिंग ऑफ एलील्स होती है। रीशफलिंग ऑफ एलील्स, या फिर चलो न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स बन रहा होता है। ये डिफरेंट कर देता है इसको। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एलील्स पेरेंट में हैं, वो एलील्स पास डाउन हो रहे हैं, बट इन अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन और इन अ रीशफल्ड कॉम्बिनेशन। इसकी एग्जांपल हम फिर से उसी से देख लेते हैं जो अभी मैंने ड्रॉ की थी, कि ए बी, ए कैपिटल बी, ठीक है, ये हमारे पास एक पेरेंट था विच वाज अ हेटेरोजाइगस पेरेंट। क्रॉस किसके दरमियान हो रहा था? रिसेसिव पेरेंट के दरमियान हो रहा था। इससे हमारे पास एक ही जैसे गमीज बन रहे थे। अब हमारे पास जो तीनों, सॉरी, जीनोटाइप आएगा ऑफस्प्रिंग्स का, अगर हम ऑफस्प्रिंग्स की बात करें तो हमारे पास इस क्रॉस से these are the four possibilities of the genotype of the organism offspring। नाउ कैन यू सी कि हमारे पास जो जीनोटाइप ऑफ, पहला वाला रॉन्ग नहीं है, पहले वाले में मैंने क्या किया है? अच्छा, इसको हम ऐसे, ये कह रहे हो कि मैंने ऐसे नहीं लिखा, ए ए बी बी, ये कह रहे हो? हाँ, सही है, वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, बस सही चारों एलिज आप करेक्टली ड्रॉ लिख रहे हो, दैट इज व्हाट मैटर्स, ठीक है। ये कन्वेंशन है, कन्वेंशन की तरह लिखना चाहो परफेक्ट, नो मसला। बट ये पॉसिबल जीनोटाइप्स है ना ऑफस्प्रिंग के, 1 आउट ऑफ 4 लाइवलीहुड है इसका। अच्छा, अब इफ यू सी, हमारे पास ये वाला और ये वाला जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है, isn't this possibility different from the parental genotype? Do you all agree कि हमारे पास जो मैंने हाईलाइट किए हैं दो, ये डिफरेंट है हमारे पेरेंटल जीनोटाइप से ना? हमारे पास ऑफस्प्रिंग को ये एलील्स कहाँ से मिल रही है? पेरेंट्स से ही मिल रही है ना, कोई थर्ड एक्सटर्नल सोर्स से तो नहीं मिल रही। हमारे पास ये पेरेंट्स के हिसाब से आ रही है, इस वाले पेरेंट और इस वाले पेरेंट, ये दोनों एलील्स पास डाउन कर रहे हैं अपनी ऑफस्प्रिंग में। लेकिन अब सवाल ये है कि हमारे पास जो ये दो हमारे पास एलील्स आए हैं, ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये कोई नई एलील्स नहीं है, ये अचानक से रैंडमली ओरिजिनेट नहीं हुई है, ये पेरेंट से ही ऑफस्प्रिंग के पास जा रही हैं। बट हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है, या हमारे पास जो क्या कहते हैं पैटर्न है, वो चेंज हो गया। यानी एलील्स वही है जो पेरेंट्स के पास थी, कोई नई एलील्स नहीं आई है। But the way they are passed down, that combination has been reshuffled. Is this clear? कि हमारे पास ये जो चारों प्रोसेसेस हैं, क्रॉसिंग ओवर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, आपके पास क्या कहते हैं रैंडम फ्यूजन, रैंडम मेटिंग, इन चारों से होता क्या है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एलील्स हैं, वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में वो रीशफल होके जा रही हैं आपके ऑफस्प्रिंग में। इट्स लाइक यू हैव अ डेक ऑफ कार्ड्स, और आप उन कार्ड्स को रीशफल कर दो, आप कोई नया कार्ड एंटर नहीं कर रहे हो, बट आपके पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कार्ड्स हैं, आप उनका ऑर्डर चेंज करके उनको रीशफल करके मेंबर्स में डिवाइड करो, आपने कोई नया कार्ड इंट्रोड्यूस नहीं किया। प्री एग्जिस्टिंग कार्ड्स का आपने ऑर्डर या कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया। So what happens with these four processes is that independent assortment, crossing over, random fertilization and random mating से alleles जो हैं वो बस रीशफल होके जा रही होती है। क्वेश्चन है, क्या हमारे पास न्यू एलील्स आ सकती हैं? बिल्कुल आ सकती हैं। न्यू एलील्स आने का वाहिद एक तरीका होता है जो कि होती है म्यूटेशन। म्यूटेशन अगेन गिव्स राइज टू जेनेटिक वेरिएशन। किस तरह से? म्यूटेशन कैन प्रोड्यूस न्यू एलील्स,
हमारे पास जो म्यूटेशन है उससे नए एलील्स बन रहे होते हैं। अच्छा, सो लेट्स से हमारे पास एक इंडिविजुअल है, एक पेरेंट है, उसके स्किन सेल में म्यूटेशन हुई, सिर्फ स्किन सेल के डीएनए में म्यूटेशन हुई। Would that mutation in the skin cell of the parent be passed down to the offspring? What do you guys think? अगर म्यूटेशन पेरेंट के स्किन सेल में हुई है, would that mutation be passed down? It would not be passed down. Now, why is that happening? हमारे पास पेरेंट का कौन सा सेल जा रहा होता है which makes up a baby? उसका गमीट जा रहा होता है, right? हमारे पास two gametes are required to make a zygote to make a new child. गमीट कहाँ से आ रहे होते हैं? गमीट आ रहे होते हैं जर्म सेल से। जर्म सेल्स हमारे पास वो वाहिद सेल्स होते हैं जिनमें म्यूसिस हो सकता है। जर्म सेल से ही गमीट्स बनते हैं और किसी सेल से गमीट्स नहीं बन सकता है। योर हार्ट सेल कैन नॉट मेक अ गमीट, योर स्किन सेल कैन नॉट मेक अ गमीट, योर muscle cell cannot make a gamete. The only cell which has the ability to undergo meiosis is your germ cell. ठीक है? अच्छा देखो, हमारे पास अगर म्यूटेशन हुई है गमीट के अलावा, सॉरी जर्म सेल के अलावा किसी सेल में, क्योंकि जर्म सेल में अगर म्यूटेशन हुई होगी, दैट म्यूटेशन इन द जर्म सेल वुड बी पास डाउन इनटू द गमीट्स। ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल किसी पेरेंट के स्किन सेल में म्यूटेशन हो गई है, वो चीज खाली उस एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करेगी। अगर मेरे स्किन सेल में कोई म्यूटेशन हुई है जिसकी वजह से मेरा फिनोटाइप चेंज हो गया, फॉर एग्जांपल मेरा स्किन कलर में कोई वेरिएशन आ गई है, कोई पिगमेंटेशन हो गई है, या कोई क्या कहते हैं कोई स्किन इशू हो गया बिकॉज ऑफ अ म्यूटेशन इन माय स्किन सेल इज नॉट गोइंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ द जाइगोट। ठीक है? मेरे स्किन सेल का जो डीएनए है वो मेरे जाइगोट तक नहीं जा सकता। ठीक है? इफ देर इज अ म्यूटेशन इन द जर्म सेल, उसके डीएनए में कोई म्यूटेशन हुई है, उसके जेनेटिक कोड में, उसके जेनेटिक सीक्वेंस में कोई डिफरेंस आया है, that genetic sequence which has been changed is transferred to the child, because gamete से हमारे पास न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है। अगर एक इंडिविजुअल के जर्म सेल के अलावा किसी सोमैटिक सेल में, किसी बॉडी सेल में चेंज आ रहा है, तो वो चेंज खाली उस इंडिविजुअल को अफेक्ट करेगा, वो चेंज पास डाउन नहीं होगा टू द ऑफस्प्रिंग। वो एक इंडिविजुअल की म्यूटेशन की वजह से उसका फिनोटाइप चेंज हो सकता है, बट दैट वुड नॉट बी पास डाउन टू द जनरेशन, टू द ऑफस्प्रिंग, क्योंकि पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग को क्या दे रहे होते हैं? अपना गमीट दे रहे होते हैं। गमीट कहाँ से आता है? जर्म सेल में आता है। जो जर्म सेल का डीएनए होता है, जो जर्म सेल का जेनेटिक मेकअप होता है, that genetic makeup of the germ cell is transferred to the child via the gamete. That's it. So if there is a change in the genetic makeup of the germ cell, that would affect the genetic makeup of the gamete. And that gamete would obviously, if that is the gamete fusing with the other parent's gamete to make up a new zygote, this way that mutation would be transferred. Is this clear? Is this making sense? Listen, if there is a brown rabbit whose fur color changes due to some reason to white, why its offspring descendants are white? Now, हमारे पास अगर हम इस केस की बात करें कि हमारे पास ब्राउन रैबिट था, और जो ब्राउन रैबिट है उसने क्या कहते हैं किसी म्यूटेशन की वजह से वो अचानक से व्हाइट हो गया, मे बी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से वो व्हाइट हो गया। ठीक है? वो अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से व्हाइट हुआ है, या उस इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से उसका ब्राउन कलर प्रॉपरली मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन उसके क्या कहते हैं डिसेंडेंट व्हाइट है, इसका क्या मतलब है कि उस ब्राउन रैबिट के पास रिसेसिव व्हाइट एलील थी, और दूसरे पेरेंट की भी जो एलील आई वो रिसेसिव व्हाइट एलील थी। तो यानी हमारे पास उस ब्राउन रैबिट के जीनोटाइप में एक व्हाइट की एलील प्रेजेंट थी, और दूसरे पर्सन ने भी, दूसरे पेरेंट ने भी व्हाइट एलील ही कॉन्ट्रीब्यूट की, जिसकी वजह से जो चाइल्ड का जेनेटिक मेकअप है वो व्हाइट वाला है। ठीक है? इज दिस मेकिंग सेंस सुरुज? या मैं लिख के भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ अगर क्लियर नहीं है। सो देयर वाज अ ब्राउन रैबिट, लेट्स से ब्राउन रैबिट था, उसके पास कैपिटल बी स्मॉल बी की एलील,
ठीक है। ब्राउन रैबिट था, it should have been brown, but let's say due to some changes in the environment, अभी हम environmental factors पे बात करेंगे, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा, you guys can hold on, हम environmental factors को आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। बट लेट्स से कि उसका प्रॉपर ब्राउन कलर मैनिफेस्ट नहीं हुआ, उसका प्रॉपर ब्राउन कलर एग्जिबिट नहीं हुआ उसके स्किन टाइप में, और बहुत ही लाइट ब्राउन या पीचिश ब्राउन या व्हीटिश कलर आया, मतलब इतना ज्यादा एविडेंटली ब्राउन कलर नहीं है, इट लुक्स व्हीटिश। ठीक है। बट उसका जो ऑफस्प्रिंग है, अब हम आ जाते हैं ऑफस्प्रिंग के ऊपर, दैट ऑफस्प्रिंग इज वाइट, एंड लेट्स से वाइट इज द रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, वाइट इज द रिसेसिव ट्रेट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ये ब्राउन रैबिट है उसके पास एक वाइट वाली या एक रिसेसिव एलील थी, और जो दूसरा पेरेंट है या तो वो होमोजाइगस रिसेसिव होगा या वो हीट्रोजाइगस होगा, यानी दूसरे पेरेंट के पास भी एक स्मॉल बी वाली एलील होगी। और रैंडम फ्यूजन के तहत और रैंडम मेटिंग के तहत हमारे पास दोनों रिसेसिव एलील्स ज्वाइन की, दोनों रिसेसिव एलील्स ज्वाइन की, जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग है वो वाइट। इज दिस मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू? किसी ने स्किन के रिलेटेड बात की थी, इवन इफ दैट स्किन सेल्स डीएनए गॉट म्यूटेटेड, मुस्फिरा हमारे पास स्किन सेल में म्यूटेशन की वजह से उस रैबिट का ब्राउन कलर मैनिफेस्ट नहीं हो सका। ठीक है, इज दिस ओके? नाउ हमारे पास जस्ट बिकॉज उस रैबिट का ब्राउन कलर मैनिफेस्ट नहीं हो सका, ऑल्दो उसके पास ब्राउन की एलील थी, दैट डजंट मीन कि हमारे पास क्या कहते हैं उस म्यूटेशन की वजह से ऑफस्प्रिंग में व्हाइट कलर चला गया। इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल जो जेनेटिक मेकअप था उस पेरेंट ब्राउन रैबिट का, उसके पास एक व्हाइट वाली एलील थी, और उसने वो व्हाइट वाली एलील ही ऑफस्प्रिंग को दी है, और दूसरे पेरेंट से भी व्हाइट वाली एलील आई। तो यानी कि अगर एक ब्राउन रैबिट से एक व्हाइट ऑफस्प्रिंग बन रहा है तो उस ब्राउन रैबिट के पास एक व्हाइट वाली एलील होगी, उसके जीनोटाइप में एग्जिस्ट कर रही होगी, गमीट के, जर्म सेल के। ठीक है। और अगर ये कलर वाली म्यूटेशन, लेट से हमारे पास ओरिजिनली द ब्राउन रैबिट वाज कैपिटल बी, और म्यूटेशन ऐसे हुई कि हमारे पास उस ब्राउन रैबिट के दोनों जो, ये मैं गमीट की बात कर रही हूँ, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द जर्म सेल और द गमीट। ठीक है। और उस जर्म सेल में म्यूटेशन इस तरह से हुई कि हमारे पास दोनों कैपिटल बी आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल बी। ठीक है। तो अब हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि म्यूटेशन की वजह से ऑफस्प्रिंग को स्मॉल बी मिला। आर यू गाइस गेटिंग दिस? But if in an example there is no white allele, then the offspring won't be white, right? यानी कि अगर पेरेंटल जीनोटाइप में कोई white नहीं है, that is what you are saying, मुस्फिरा? हाँ, अगर पेरेंटल जीनोटाइप में कोई भी white allele नहीं है और म्यूटेशन हुई है स्किन सेल में, तो हमारे पास white offspring नहीं हो सकता। जर्म सेल में व्हाइट एलील का होना जरूरी है। अब वो जर्म सेल में व्हाइट एलील नेचुरली थी या म्यूटेशन से आई, वो डिपेंड करता है। बट अगर जर्म सेल में व्हाइट एलील है, रिसेसिव एलील है, तो वो इनहेरिट हो सकती है। ठीक है। म्यूटेशन की वजह से एलील्स कैसे चेंज हुई? अच्छा जी, हमारे पास एक जीन है, ATCGGCAC। ठीक है। और इसका हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होगा TAGCCC ठीक है। ये हमारे पास लेट्स से एक जीन का बेस सीक्वेंस है, ये हमारे पास एक जीन है। ठीक है। एंड लेट्स से दिस जीन इज फॉर ब्राउन कलर। ऐसा अगर सीक्वेंस है, हमारे पास क्या है, ब्राउन कलर का एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है। अब हमारे पास लेट्स से एक म्यूटेशन हो जाती है, और वो म्यूटेशन हमारे पास लेट्स से यहाँ पर हो गई, इस पॉइंट पे हो गई। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ATCGAG, तो ये हो जाएगा CTC, बाकी सब सेम है।
नाउ लेट्स से इन दिस केस अगर हमारे पास जीन ये हो गई है तो ये वाली जीन कोड करेगी ब्लू कलर या रेड कलर। सो हमारे पास एक जीन जो है वो ब्राउन कलर बना रही है, एक जीन रेड कलर बना रही है। दिस इज वन एलील, दिस इज अनदर एलील। डू यू अग्री अम्मा? तो म्यूटेशन हुई ना, हमारे पास बेस सब्स्टिट्यूशन हुई, उस बेस सब्स्टिट्यूशन की वजह से जीन एक्सप्रेशन चेंज हो गया। हमारे पास एल जीन की कॉपी एक नई आ गई या एक डिफरेंट कॉपी आ गई। सो म्यूटेशन कैन कॉज new alleles to be made or a different gene expression to take place. Is this making sense? क्या चीज अभी भी समझ नहीं आई है? What is something that's unclear? बेस जी, सो बेस सीक्वेंस की वजह से नए एलीज बनते हैं। हमारे पास अगर बेस सीक्वेंस चेंज हो गया तो हमारे जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? जीन एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था ना अभी इनहेरिटेंस में। जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? सिंपली प्रोटीन सिंथेसिस, राइट? यस मिस। अच्छा, अगर हमारे पास ट्रिपलेट कोड चेंज हो जाए और अगर ट्रिपलेट कोड चेंज होने की वजह से हमारे पास अमीनो एसिड सीक्वेंस चेंज हो जाए तो क्या हमारे पास प्रोटीन जो बन रहा है वो चेंज हो सकता है? अमीनो एसिड सीक्वेंस अगर चेंज हो रहा है तो हमारे पास दिस जीन एक्सप्रेशन, दिस वाला जीन एक्सप्रेशन एंड दिस वाला जीन एक्सप्रेशन वुड चेंज। डू यू अग्री? बिकॉज ऑफ अ म्यूटेशन। यस मिस। तो हमारे पास म्यूटेशन अगर हो जाती है जिसकी वजह से एक नया जीन की कॉपी या एक नई जीन की वैरायटी या एक नया जीन का एक्सप्रेशन आ जाता है, तो म्यूटेशन कैन कॉज न्यू एलील्स टू बी मेड। ठीक है। अब लेट्स से एनवायरनमेंट में इनिशियली नेचुरली यही दो जीन्स एग्जिस्ट करती हैं। ब्राउन एलील एग्जिस्ट करती है कलर की और रेड कलर की एलील एग्जिस्ट करती है। यही जीन्स एग्जिस्ट करती हैं और यही जीन्स आपस में रीशफल हो रही हैं, पास डाउन हो रही हैं। एक म्यूटेशन हुई, लाइक लेट्स से 100 years लेटर उसी जनरेशन में एक म्यूटेशन हो जाती है 100 साल बाद। और वो म्यूटेशन हमारे पास लेट्स से हुई इस पॉइंट पर। ठीक है, इधर म्यूटेशन हो गई। और जब इधर म्यूटेशन हुई तो हमारे पास क्या कहते हैं, लेट्स से यहाँ पर आके लग गया जी। सही है। अब यहाँ पर अगर जी आके लग गया सो ATC, GAG, GAC, दिस वुड बी टैग, CTC, CTA। नाउ यहाँ पर हुई म्यूटेशन। आफ्टर 100 years इस एनवायरनमेंट में अचानक से कोई तीसरा कलर भी नजर आने लगा। वो तीसरा कलर 100 साल से या मिलियंस ऑफ ईयर से कभी नजर ही नहीं आया, बट एक न्यू कलर अचानक से मार्केट में आ गया और वो न्यू कलर है लेट्स से ब्लू। अब भाई ब्लू तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था 100 साल से, 1000 साल से ब्लू कलर तो देखा ही नहीं है हमने इस स्पीशी का। ये ब्लू कलर कहाँ से आया? सो ये ब्लू कलर आया है क्योंकि एक नई एलील बन गई है। नई एलील कैसे बनी है? नया वर्जन कैसे आया? म्यूटेशन से आया। इज दिस नाउ मेकिंग सेंस कि हमारे पास म्यूटेशन से नई एलील्स बन सकती हैं? और बाकी चार जो प्रोसेसेस हैं उनसे हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एलील्स रीशफल हो जाती हैं। इज दिस नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट हमारे पास व्हाई द फर्स्ट फोर concepts or the first four processes result in reshuffling of alleles or mutation can produce new alleles? So market में अगर कोई नया जीनोटाइप या फिनोटाइप आ रहा है, वो नया जीनोटाइप या फिनोटाइप आ रहा है बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। क्लियर? वेरी गुड। अब हम आ जाते हैं कि हमारे पास एक तो हमने जेनेटिक फैक्टर्स की बात कर ली कि हमारे पास जेनेटिक वेरिएशन जो है दैट कॉजेज डिफरेंट फिनोटाइप्स, डिफरेंट ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स, जो कि हमारे पास इन चार चीजों की वजह से हो रहा है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्रॉसिंग ओवर, रैंडम फ्यूजन एंड रैंडम मेटिंग। नाउ हमारे पास एक और फैक्टर होता है जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा होता है या जिसकी वजह से हमें वेरिएशन दिखाई दे रही होती है, जो होता है हमारे पास इन्वायरमेंट। राइट। अच्छा, वैसे पता है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल ये डिबेट है कि हमारे पास सिलेक्शन एवोल्यूशन की जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, हाउ वैलिड और हाउ एक्यूरेट इट इज, स्पेशली फॉर अ लॉट ऑफ रिलीजन्स इट डज कम इन कॉन्ट्रास्ट टू द रिलीजियस बिलीव्स। बट ऑनेस्टली जो वेरिएशन की पूरी थ्योरी है या हमारे पास जो सिलेक्शन एवोल्यूशन की थ्योरी है, इफ यू डोंट अग्री टू इट टू द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ इट, यार बायोलॉजिकली ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंडिविजुअल से नया इंडिविजुअल आ जाए, नई स्पीशी आ जाए from a different species. If you don't agree with that biological aspect of it,
जो इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है ना, यू कैन यूज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन टू अंडरस्टैंड व्हाई सेम इंडिविजुअल्स born and bred in the same environment, सॉरी इन द डिफरेंट एनवायरमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, एक घर के आप दो लोग लो या दो बहन भाई लो और आप उनको किसी और एनवायरमेंट में, डिफरेंट एनवायरमेंट्स में ग्रो करो, एक को बहुत अच्छा एनवायरमेंट दो, एक को बहुत बुरा एनवायरमेंट दो, एंड दोनों को देखो वो किस तरह से डिफरेंटली इवॉल्व कर रहे हैं। सो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन माइट नॉट बी समथिंग दैट पीपल अग्री ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजी, बट फ्रॉम द बेसिस ऑफ साइकोलॉजी अगर आप उसमें लगाने की कोशिश करो ना थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल थ्योरीज टू एवर एग्जिस्ट। खैर, ये मेरा एक पर्सनल टेक हो गया। अब हमारा था इन्वायरमेंट कैसे इन्फ्लुएंस करता है जीन्स पे या बायोलॉजी को। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल जीनोटाइप है। जीनोटाइप जो है वो हमारे पास डिफाइन करता है या डिसाइड करता है कि हमारे पास किस तरह से एक इंडिविजुअल का फिनोटाइप, उसके ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स क्या होंगे। नाउ, हमारे पास कभी कभार होता है कि हमारे पास एक एलील एग्जिस्ट करती है फॉर अ पर्टिकुलर फिनोटाइपिक ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास हम ब्राउन कलर की एग्जाम्पल लेते हैं। ब्राउन स्किन कलर या ब्राउन फर कलर होना चाहिए था रैबिट्स का, बिकॉज ब्राउन इज अ डोमिनेंट एली। नाउ लेट्स से इफ आई ट्राई टू हैव अ फीबल अटेम्प्ट एट मेकिंग अ रैबिट, रैबिट तो मुश्किल हो जाएगा, माउस बना लेती हूँ क्योंकि मुझसे वो भी नहीं बनना। बट ये बहुत एबनॉर्मल सा एक माउस है, ये इसके पैर हैं टेढ़े मेढ़े से, एंड ये हमारे पास जो माउस है, थैंक यू सो मच गाइस, ये हमारे पास जो माउस है, अब हम तीन माउस देखते हैं, ब्राउन कलर के ही तीन माउस देख लेते हैं। सो लेट्स से मैं इसको पहले कॉपी कर लेती हूँ। ओ, एयर्स ही बनाऊं? एयर्स कैसे बनाऊंगी? ऐसे? ये तो अब किटन ज्यादा लग रहा है, पता नहीं क्या लग रहा है। अच्छा जी, आप लोगों को ज्यादा अच्छा लग टेल? ओ माय गॉड, मेरी आर्ट्स का आप लोग इम्तिहान ले रहे हैं। पर चलो टेल भी बना दी ना। हमारे पास लेट्स टेक दिस माउस, और इसकी हम बहुत सारी कॉपीज बना लेते हैं। भाई चीज का क्या ताल्लुक है इनहेरिटेंस से? It's actually so pooky coded. Now these are three mice and all these three have the dominant brown gene. But एक का जो कलर है वो ये वाला कलर आ रहा है ब्राउन, एक का ब्राउन कलर रिलेटिवली डार्कर है, और एक का हमारे पास जो कलर है दैट इज ऑरेंजिश ब्राउन। ठीक है, ये हमारे पास तीन शेड्स ऑफ ब्राउन है। ये ब्राउन कम ऑरेंज ज्यादा लग रहा है तो मैं थोड़ा सा इसमें ब्राउन का टच दे देती हूँ। ये तीन कलर्स ऑफ ब्राउन है ये तीनों ब्राउन, बट डिफरेंट कलर्स ऑफ ब्राउन है, डिफरेंट शेड कार्ड्स ऑफ ब्राउन है ना। हमारे पास कोई ना कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा टू स्टिम्युलेट और एक्टिवेट द जीन एक्सप्रेशन ऑफ द स्किन कलर फर कलर जीन। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ लॉट ऑफ एनिमल्स हमारे पास जो स्किन कलर है वो बहुत हद तक डिपेंड कर रहा होता है ऑन द एक्सपोजर विद यूवी रेज। हमारे पास कितनी सनलाइट या कितनी यूवी रेज हमारे सेल्स को मिल रही हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्किन कलर मैनिफेस्टेशन, वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है हमारे स्किन कलर को। अगर मैं ह्यूमंस की एग्जांपल से आपको बात समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल ये टैनिंग का कॉन्सेप्ट वेस्ट में बहुत एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमें गोरा कॉम्प्लेक्स है, उनको चाहिए होता है ब्राउन स्किन टोन, उनको चाहिए होता है ब्लैकिश स्किन टोन, उनको टैनिंग का बहुत शौक होता है। नाउ हमारे पास व्हाट हैपेंस इज दैट वो पूरा पूरा हमें लगता है हम लोग सनब्लॉक भर के लगा रहे होते हैं टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम यूवी रेज एंड फ्रॉम टैनिंग इफ वी गो टू द बीच, बट दे वांट टू गेट टैंड ऑन द बीच बिकॉज उनको कलर बहुत पसंद है। अब अचानक से उनका जो अच्छा भला एग्जिस्टिंग व्हाइट कलर है अगर वो टैन हो रहा है, या अगर हमारा भी कलर टैन हो रहा है, डार्कर ब्राउन की साइड पे जा रहा है with the exposure to sun for a very long period of time, that means that the sun rays did something to cause a change in color in our observable skin. So, तो क्या कहते हैं, हमारे पास जो यूवी रेज होती है ना, जो हमारे मेलेनिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, जो हमारे मिलानोसाइट्स होते हैं, तो मिलानोसाइट्स का जो जीन एक्सप्रेशन है टू प्रोड्यूस मेलेनिन, that is amplified or that is increased in the presence of UV rays.
यूवी रेज हो गई, सन रेज हो गई, या आपके आप इन्वायरमेंट से ले रहे हो, और इन्वायरमेंट की कोई चीज आपके ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स को अगर इन्फ्लुएंस कर रही है, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं दैट हाउ द इंटरैक्शन ऑफ योर एनवायरनमेंट एंड द इंटरैक्शन ऑफ योर जीन would cause variety or variations in the phenotypic expressions. Is this clear? Any questions? Okay. Now let's take an example of height. ठीक है, अब हमारे पास हाइट में क्या होता है, हाइट हमारे पास either you have the tall gene, और हमारे yes, more sunlight, more UV rays, more melanin produced from melanocytes. Yes. Now हमारे पास क्या कहते हैं, let's talk about height. Now there is an individual, विशाल ने हमें पूरा कलर कार्ड भेज दिया, और इसी कलर कार्ड से हम अंडरस्टैंड कर लेंगे हमारी कंटिन्यूअस वेरिएशन भी इन जस्ट अ बिट. अच्छा, अब हम बात करते हैं क्या कहते हैं हाइट में. हाइट में लेट्स से अ पर्सन हैज द टॉल जीन, फिर टॉल जीन उसके पास है, पर लेट्स से फिनोटाइप में वो बंदा इतना टॉल नहीं, एवरेज या शॉर्ट हाइट है, एवरेज और शॉर्ट हाइट. ऑल्दो उसके पास उसके जीनोटाइप में क्या एग्जिस्ट कर रही है, टॉल जीन एग्जिस्ट कर रही है जो कि डोमिनेंट ट्रेट है. तो क्यों फिनोटिपिकली वो शॉर्ट है, उसकी एवरेज हाइट है, वो इतना टॉल नहीं है. हो सकता है तो उसको कम न्यूट्रिशन मिली, कम न्यूट्रिशन मिली तो उसको इतना ज्यादा क्या कहते हैं प्रोटीन नहीं मिला. कम प्रोटीन मिला तो हमारे पास कम ग्रोथ हार्मोन बना, कम ग्रोथ हार्मोन बना तो हमारे पास क्या कहते हैं बोन्स डेवलप नहीं हो सकी या इंक्रीज नहीं हो सकी, ग्रो गॉट अ स्केलेटल. यस, ग्रो अगर ज्यादा खाना खा लेता तो वो लंबा हो जाता, तो इसलिए. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो कॉन्सेप्ट है कि यार बच्चों को ज्यादा खिलाओगे तो वो क्या कहते हैं फैट हो जाएंगे या वो टॉल हो जाएंगे, उनको ठुसाते रहो जबरदस्ती लेकिन वो टॉल नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि भाई उनके पास हाइट की टॉल जीन नहीं है. सो हर किसी को खाना खिलाने से या क्या कहते हैं आप खाना खिलाने से किसी को टॉल नहीं कर सकते, किसी को हेल्दी नहीं कर सकते, बिकॉज आपका साइज जो है कंट्रोल्ड होता है जीन से. So it is an interplay of gene and the nutrition you are getting. So if you have the gene of height, which is a taller height, or if you have a genetic tendency that आपके फैमिली में क्या कहते हैं हेल्दी क्या कहते हैं बॉडी टाइप ज्यादा एग्जिस्ट करती हैं और स्लिम बॉडी टाइप एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप कितना ही न्यूट्रिशन से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो, बहुत ज्यादा लाइवलीहुड है कि खाना कम या ज्यादा करने से आप जैसे दिखाई दे रहे हो उस पर फर्क ना आ रहा. और अगर उसे फर्क नहीं आ रहा तो या तो आपका कोई स्किल इशू है, आपका न्यूट्रिशनिस्ट सही नहीं है, या फिर आपके पास वो जीन ही नहीं है. ठीक है. सो हमारे पास जो हम फिनोटिपिकली दिखाई दे रहे होते हैं that is decided on the basis of how your environment and your genes are interacting. ठीक है, is this clear? So height हो गया और स्किन कलर हो गया, ये क्लासिक एग्जांपल्स होती है टू अंडरस्टैंड द इंटरप्ले of your environment and your genes.